सबसे पहले मैं आप ही के साथ अमिताभ जी शुरुआत करना चाहती हूँ। अब देखिए, ये अगड़े बच्चे जो है वो सड़कों पर आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जो ये कमिटी बनाई है उस कमिटी में आपने जगह नहीं दी है और यही जो द कॉम्पोजिशन ऑफ द इक्विटी कमिटी शैल बी फॉलोइंग, ये जो गैजेट में शामिल किया गया है इसमें कहीं भी ये मतलब लीगैलिटी या ये मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आप अगड़े को भी शामिल करें। अब इससे क्या मतलब क्या मुसीबत है जिसकी वजह से ये बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अंजना जी धन्यवाद आपको इस अच्छे और सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दे पे मुझे अवसर देने के लिए, देश से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ये अगड़े नहीं है, ये सामान्य है। अगड़ा नहीं है, सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी यानी सामान्य जनरल कैटेगरी पॉइंट नोटेड। तो सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति जो बच्चे हैं उनके मन में ये आशंका है। अब इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं व्यक्तिगत थोड़ा सा निवेदन करूं, मैं धर्म संकट में था। क्योंकि यहाँ पर जो विषय है, इस विषय में आप इधर या उधर कोई भी बात करें तो मैं एक राष्ट्र के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्ति के नाते, नागरिक के नाते, मुझे ऐसा लगता है कि समाज और देश बंटना नहीं चाहिए मानसिक रूप से। और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो विषय कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये विषय ध्यान में रखिए। ये योगी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था एक है तो सेफ है। हाँ, मैंने बस करेक्ट कर दिया। चलिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, महाराज योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और उसको थोड़ा संतुलित बनाया योगी जी, मोदी जी ने, माफी चाहता हूँ। अब इसी अवधारणा को आगे रखते हुए मैं कहता हूँ कि ये जो अभी विषय चला है, अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड में मैं जाना चाहूँगा कि ये हुआ क्यों। अब देखिए, यूजी कोई भी चीज़ होती है तो उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा थोड़ी करनी चाहिए। अब ये 2019 में एक केस फाइल हुआ और वो केस ऐसे मतलब कि हमेशा ये कहते हैं ना कि आबेदा सलीम ताडवी हैं लेडी, वो पीआईएल उन्होंने फाइल किया। इंदिरा जयसिंह सब लोग जानते हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, एजेंडा क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट को यूज करके उन्होंने ये जो आबेदा सलीम जी हैं मैडम, उनके मार्फत उनकी बिटिया ने सुसाइड किया था, उसके साथ उन्होंने रोहित वेमुला की मां को भी शामिल करके एक पीआईएल फाइल कर दिया। ठीक है। उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में ये आदेश दिया कि जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसमें 173% का जंप है 3 सालों में। अब वो 173% कहने का क्या मतलब है, जैसे कि क्योंकि टोटल जो है 173 केस था 19-20 में, 23-24 में 378 केस हुआ, तो बढ़ा है, वो बढ़ा है कंप्लेंट। तो इसका मतलब है कंप्लेंट करने से तो लोग झिझक नहीं रहे हैं। हाँ, ये डेटा हमने भी निकाला, ये डेटा ग्राफिक्स नंबर 5 दिखा दीजिएगा। 2019 से 2024 के बीच जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की उछाल है और 2019-20 में जातिगत भेदभाव की जो शिकायतें थी वो 173 थी, 173, जो अब बढ़कर 378 हो गई हैं। तो शिकायतें तो हो रही हैं, शिकायतें हो रही हैं। ये पॉइंट अगला थोड़ा जल्दी बोलना होगा सर। इसमें देखिए, जब शिकायतें भी बढ़ रही हैं इसका मतलब है कि जागरूकता भी है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चाहे सामान्य हो, अगड़ा पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, महिला हो, वो बढ़ के आगे अपनी शिकायत दर्ज कर रही है। ठीक है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यदि कुछ कह दिया कि 8 हफ्ते में अपना लागू करो, तो एक पुरानी इमरजेंसी के समय की कहावत याद आती है जिसमें प्रेस के बारे में कहा गया था कि दे वर आस्क्ड टू बेंड बट दे स्टार्टेड क्राउलिंग, मतलब वो रेंगने लगे, उनको झुकने के लिए कहा गया था। यही स्थिति मुझे लगती है इस जो इसमें है, जो नोटिफिकेशन में यूजीसी के, उसमें कहा गया कि भाई आप जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात पूछिए और उसके बाद उसका करेक्शन करिए 8 हफ्ते में। उन्होंने जो ये विषय निकाला है उसमें कुछ करेक्शन की गुंजाइश है। करेक्शन मैं बता रहा हूँ। करेक्शन देखिए, करेक्शन ये है कि सबसे पहले तो जो कंप्लेनेंट है उसको यदि उसके खिलाफ में ये बात आती है कि वो गलत बोल रहा है अपने करियर को बढ़ाने के लिए या किसी ब्राइट लड़के को, सामान्य कैटेगरी के, उसको नीचा दिखाने के लिए यदि फॉल्स कंप्लेंट करता है, उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे साथ वो कर रहा है, एट्रोसिटी कर रहा है। तो ये महसूस करना एक बहुत ही वेग आरोप है। मैं मानता हूं कि वो भी होता है समाज में, लेकिन उसके लिए उसको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि कानून हमेशा एक एविडेंस की बात करता है। तो समान स्थितियां सबको मिलनी चाहिए, उसमें दंडात्मक प्रक्रिया हो। तो क्योंकि यहाँ पर एक जो लड़का है, छात्र है, उसके करियर से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए तीन बड़े मुद्दे हैं जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तो जो सदस्य इस कमिटी में, जिसको इक्विटी कमिटी कहा जा रहा है, बराबरी वाली कमिटी,
उसमें ये मैंडेटरी नहीं किया गया है कि अगड़े को शामिल किया जाए, जबकि बाकियों का प्रतिनिधित्व मैंडेटरी किया गया है। आपको डालना ही पड़ेगा एक एससी, आपको एक एसटी डालना ही होगा, एक ओबीसी डालना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ जो बात है कि मान लीजिए किसी ने कंप्लेंट की और वो कंप्लेंट गलत पाई जाए, उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ क्या दंगा, मतलब क्या आप एक सेफ्टी नेट दे रहे हैं उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ये संभावना है कि एक फर्जी और मोटिवेटेड शिकायत हो। ये बात है जिसको लेकर सबसे ज्यादा जो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। सुरक्षा उसको एक सिक्योरिटी नेट उसको मिलना चाहिए कि भाई हमारी सुरक्षा मिलनी चाहिए ना उसको। हाँ, चलिए अब आपके पास आती हूँ संगीत रागी जी। एक अंतिम बात में रंजना जी क्षमा चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कंप्लेंट्स फाइल हुए हैं और जो समानता समिति बनी है, उस समानता समिति के ऊपर में भी अविश्वास है इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट में, क्योंकि क्या उनको ये लगता नहीं है कि जो उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए तो उसमें एक से एक समाज के भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी नाम है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, सब लोग उसमें होंगे, तो उसमें ऐसा लगता नहीं है कि क्या वो इम्पार्शियल दो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। हाँ, तो उसके बाद क्या उनको नहीं लगता जो कमेटी बनाई गई है वो आपको देखिए, अब भेदभाव के कितने केसेस आ रहे हैं वो हमने दिखा दिया आपको, एक बार बता देते हैं। आपका पॉइंट टेकन है, आप ये कह रहे हैं कि सबका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन फिर क्या जानबूझकर सामान्य वर्ग के लोगों को इससे दूर रखा गया है? ठीक है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी जो भी उस इंस्टीट्यूशन का हेड होगा वो उसमें शामिल होगा। 3 प्रोफेसर्स, सीनियर फैकल्टी, प्रोफेसर्स या सीनियर फैकल्टी, मेंबर्स ऑफ HEL एज मेंबर्स, एक स्टाफ मेंबर होंगे अदर देन अ टीचर, ठीक है। उसके बाद से है 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस एज मेंबर्स, कोई भी सिविल सोसाइटी का मेंबर। 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसमें, तो 2 स्टूडेंट्स को भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऐड किया जा रहा है। और कोऑर्डिनेटर ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी। इसमें क्या दिक्कत है? जल्दी से संगीत रागी जी, थोड़ा सा कोई 6 मेहमान है, जल्दी जल्दी अपनी पॉइंट रखें, क्या दिक्कत है इसमें, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो मैं नहीं जानता हूं कि मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा है, लेकिन ऐसी सूचनाएं जरूर प्राप्त करते हैं और मैं अपने स्टूडेंट से पूछता भी हूं, तो उन्होंने कहा कि परसेप्शंस तो है लेकिन डायरेक्टली इस प्रकार से चीजें नहीं थे। क्या जो आती है वो जो जिन्हें आप जनरल कैटेगरी का है वो जरूर ये कभी बोलते हैं कि भाई हमारी कीमत पर इनको मिल रहा है, इस प्रकार की चीजें तो आती हैं। लेकिन मैंने अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय में 32 साल से पढ़ा रहा हूं कि एक विद्यार्थी दूसरे को जाति के आधार पर अस्पृश्यता या भेदभाव करे या उसके साथ इस प्रकार की बातें करे, अपवाद में होता होगा, बट मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं है। एक ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो डाला गया है वो ओबीसी को भी डाला गया है। पहले एससी और एसटी हुआ करता था, अब इस बार ओबीसी को भी डाल दिया गया है उसमें। सब कोई जानता है कि एससी और एसटी पर जो दबंग कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट है, वो एट्रोसिटीज आज के दिन में करते हैं, या जिन्हें सामान्य वर्ग के कास्ट कहते हैं वो एट्रोसिटीज करते हैं। तो ये नया इसमें लाया है। तीसरी बात, मैं राजनीतिक तौर पर बात करना चाहूंगा। जाति की पीछ भारतीय जनता पार्टी के लिए खुरदरा पीछ है। इस पीछ पर भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो उसके महंत पहले से बैठे हुए हैं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कही है। वहीं से मैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है ना अक्सर कि अगर अब रुक जाइए सर एक सेकंड, जो हिंदू वाला इशू है, हिंदुत्व का इशू है, वो उसमें बीजेपी वाले एक से एक व्यंग भी बना कि पहले से पीएचडी है, माथे पर तिलक लगाए खड़े हैं, तो उसमें कोई दूसरी पार्टी वो नकल करने की कोशिश करेगी तो उनको नकली हिंदू वाला एजेंडा वाला कहा जाएगा। वैसे ही जाति पर उनका ये जो पॉइंट है लिमिटेड कि ये खुरदुरी पिच है, यहां पर नहीं जाना चाहिए। पहले जो एक है तो सेफ है कहा जा रहा था, क्या उसके विपरीत जाते हुए एसटी एससी और ओबीसी को लुभाने के लिए किया गया है? सीधा आरोप लग रहा है। देखिए, ये हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है, उसके रिकमेंडेशन पर है। इससे बहुत ज्यादा भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यही याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में विचारार्थ पड़ी हुई है कि इसकी एक धारा है 3C, जिसमें यह कहा गया है कि कुछ विशेष जातियों के लोग ही कंप्लेनेंट हो सकते हैं या उन्हीं के खिलाफ जातिगत विद्वेष की बात सामने लाई जा सकती है और न्याय दिया जा सकता है, बाकियों को छोड़ दिया गया है। और आप जो कमेटी की बात कह रही हैं,
ऐसा गणतंत्र के दिन बहस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा कष्टप्रद है कि मैं उस संविधान को जब पढ़ता हूं जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने बंधुत्व की भावना का प्रमोशन करने के लिए सभी पार्टियों को, सभी स्टेक होल्डर्स को कहा गया, क्योंकि बिना फ्रेटर्निटी के आप बराबरी और समतामूलक समाज की स्थापना कैंपस का कहीं नहीं कर सकते। क्योंकि त्रिपुरा का एक छात्र देहरादून पढ़ने जाता है, एंजल चकमा, उसको सड़क पे मार दिया जाता है, वो जन्मस्थान के कारण उसके साथ नस्ल भेद और विभेद होता है। अगर किसी कैंपस में रोहित वेमुला के साथ किसी भी प्रकार का अगर अन्याय हुआ तो उसको एड्रेस करने के लिए कानून देना पड़ेगा, सिर्फ इतना से नहीं हो जाएगा। न सवर्ण समाज को इससे घबराने की जरूरत है। क्यों? अगर आप इस तरह की स्थिति में हैं कि कहीं ये घटनाएं 118% बढ़ रही हैं, 178 से 173 से 378 हो रहा है, तो क्या मूक दर्शक बनकर तमाशा देखें कैंपस में सारे लोग बैठ करके कि कोई जातिगत विभेद नहीं है, जो संगीत रागी साहब ने बड़े आसानी से कह के चल दिए। वो कह दिए कि नहीं, बड़े आसानी से कह के चल दिए। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, मैंने देखा है किस तरह की जातिगत विभेदीकरण टिप्पणियां की जाती हैं हॉस्टल में, और मैं इसका गवाह रहा हूं। इसलिए प्लीज ये मत करें। यह जरूर होना चाहिए कि किसी भी कैंपस में जो समतामूलक समाज की स्थापना का संकल्पना भरता हुआ संविधान प्रस्तावना से घोषित करता है, वो होना चाहिए, और उसको मजबूत करने के लिए समस्त प्रकार के कानून होने चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि उसकी कुछ धाराएं जो यूजीसी ने लाई हैं, उसको न्यूट्रल कास्ट बना दीजिए ना, कि कोई किसी को इस देश में किसी भी जाति के नाम पर कोई किसी को गाली नहीं दे सके, चाहे वो किसी जाति का हो। अद्भुत भारत है कि हम जिस दिन जन्म लेते हैं उस दिन हमारी जाति, हमारा जन्म स्थान, हमारा सोशल स्टेटस सब कुछ तय हो जाता है। इसको कैसे खत्म करेंगे? कब भारत में बंधुत्व की भावना आएंगी? कौन काम करेगा? आप कह रहे थे खुरदरे पिच पर चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक जब इस देश में पारित हुआ, कोई जाति की बात नहीं कर रहा था उसमें, वो पारित हुआ बेंच थपथपाते हुए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक पॉइंट दे रहा हूं। जो लोग कर रहे थे उनको बेंच थपथपाकर पास करना पड़ा। उन्होंने डिमांड जरूर रखा कि महिलाओं को भी जाति में बांट दो, लेकिन ठीक है, लेकिन वो बिल पारित हुआ उसी स्वरूप में, और सबने बहुमत से पारित किया। उसमें राजद के बाद समर्थन था, सम्मति नहीं थी। अमिताभ जी नाराज करने की आज में किसी में ताकत नहीं है। क्या है उसमें वो मांग रख रहे थे, लेकिन सबको बिल उसी स्वरूप में स्वीकार करना पड़ा। तो कभी तो बंधुत्व की भावना की बात करेंगे आप, और जिस किसी भी जाति के साथ कास्ट न्यूट्रल करिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अमीर, गरीब, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, कास्ट न्यूट्रल करिए ना। अपराध है, चाहे ब्राह्मण कह के गाली दे, चाहे दलित कह के गाली दे, ये अपराध है। इस अपराध को अपराध की श्रेणी में रखकर आपको एड्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर के समतामूलक समाज, बंधुत्व की भावना का समाज। और कैंपस तब थाना नहीं होगा कि शिकायत कर रहे हैं, स्क्वाड बना रहे, इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर। सभी मान्यताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन पहली मान्यता जो भारतीयता होने की होनी चाहिए थी, उसकी कमी इस बिल में विनिमय में रागी जी जल्दी से एक छोटा कमेंट, वो तो आप ही को चैलेंज कर रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं, आंख पे पट्टी बांधी हुई आपने। मैं उनको गलत नहीं, उनके अनुभव को कमजोर बता रहा हूं कि कम है थोड़ा। देखिए 32 साल मुझे पढ़ाते हुए इस यूनिवर्सिटी में हो गया है, और यदि 8-10 साल और जोड़ लें तो 42 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, तो जिस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी जाति की ही राजनीति करने वाली पार्टी है, हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इतना ही बात कह रहा हूं, इस मुद्दे पर एनडीए को भी ताक पर चढ़ाने को रागी जी तैयार हो गए। जल्दी से जल्दी प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप जरा इस चीज को भी देखिएगा कि कल जाकर के ये पूरा कैंपस जो है इसी राजनीति का अखाड़ा बन जाए तो वो इस देश को कितना कमजोर करेगा। आप उसे जातियों के खांचों में बांट दीजिए। जहां पर जाति है वहां पर जातीय सच्चाई भी है, जातिवाद भी है। ये मत बोले। 10 सेकंड और नहीं जी, अंजना जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अरे सर आप प्लीज बहुत अंजना जी मुझे बोलने दीजिए, ये गलत बात है। बोलिए जल्दी, मेक योर पॉइंट। नहीं मुझे बोलने दीजिए। जब दिल्ली में कोई आता है आदमी यहाँ पे, तो वो क्षेत्रीयता का शिकार होता है। जब नॉर्थ में जब बॉम्बे में जाता है तो वहां उसके साथ भेदभाव होता है। जब साउथ का दिल्ली में आता है तो उसके साथ भेदभाव होता है। जब नॉर्थ ईस्ट का बच्चा दिल्ली में आता है उसके साथ भेदभाव आता है।
जब एक ब्राह्मण वहां पर जाकर के, ब्राह्मण जब वाइस चांसलर बनता है तो क्षत्रिय लोग कहता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जब क्षत्रिय वहां पर कहता है तो सवर्णों में सवर्णों का भेदभाव होता है। कितनी दूर तक आप इसको ले जाएंगे?